हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सीए का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सितंबर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है। बीच में 1 महीने का टाइम है अक्टूबर का, उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल भी बाकी हैं। दुर्गा पूजा स्टार्ट होना बाकी है, उसके बाद दिवाली है और उसके बाद आपका अटेम्प्ट आने वाला है नवंबर में, जिसमें बहुत ही कम टाइम बच गया है। और ऊपर से ये अभी जो चल रहा है ट्रेंड में आईसीए के एग्ज़ाम कॉपी चेकिंग को लेके, तो बहुत बच्चे उस वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उनको एग्ज़ाम से पहले क्या क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उनको किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, उनको किस तरह से अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि एग्ज़ामिनेशन जो होता है ना, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो फाइनल का हो, कोई भी लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, मैं सीए एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक जंग होती है, वो अपने आप में एक बैटल होती है। और बैटल कभी भी सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती है, बैटल कभी भी सिर्फ पावर से नहीं जीती जाती है। अगर पावर से, अगर बैटल अगर वेपन से जीती जाती तो कौरव कभी नहीं हारते पांडव से, क्योंकि कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी और पांडवों की सेना हमसे बहुत बहुत कम थे, जैसा कि आप सभी जानते हो। मैं यहाँ पे जो ये रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैटल जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए पावर के साथ साथ, वेपन के साथ साथ, ये जो आपके पास चीज़ें हैं ना, जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, ये सेकेंडरी फैक्टर होती है। जो प्राइमरी फैक्टर होती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो मैटर करता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो मैटर करता है वो होता है आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग। जंग हथियार से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। तो वो जो रणनीति बनाते हैं ना, वो जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, उससे हर बैटल जीता जा सकता है। एक प्रॉपर प्लानिंग, किस तरह से आपको कौन सा काम कितने देर में करना है, वो हर एक स्टेप बाय स्टेप की प्लानिंग। और नॉट ओनली प्लानिंग, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, हर एक स्टेप का एग्जीक्यूशन। और उसके बाद उसका एनालिसिस कि आपने जो प्लान किया, उसको जो एग्जीक्यूट किया, उसमें कितना का वेरिएंस आया, उसको एनालाइज कीजिए। और इस तरह से हमारा टैकल होता है हमारा सीए एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सीए एग्ज़ाम भी किसी बैटल से कम नहीं है अपने आप में, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे फाइनल का हो। हर लेवल के स्टूडेंट के लिए वो एक सामने एक जंग जैसा ही होता है, ठीक है। और जंग का सबसे बड़ा और सबसे पहला उसूल है कि वो आप तब हारते हो जब आप उस जंग के रणभूमि से छोड़ के भाग जाते हो। तो सबसे पहले मन में ये बना लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे वो आप एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे वो आप 2 ग्रुप दे रहे हो, चाहे फर्स्ट दे रहे हो, चाहे सेकंड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, पहले से माइंड में ये सर्टेन होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके बाद आप ये देखोगे कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका एरिया, आपका टारगेट कितना बड़ा है, आपका एम कितना बड़ा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्योंकि जब मेरे माइंड में ये क्लियर होता है ना कि हमको यहाँ पहुँचना है, उसके बाद ढूंढने से तो रास्ता मिल ही जाते हैं भाई, ढूंढने से रास्ता मिल ही जाते हैं। मुश्किल होता है मंजिल को ढूंढना, रास्ते को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में, ये थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन से हट की बात कर रहा हूँ, हमारे इस दुनिया में, ज़िंदगी में, इस दुनिया में 90% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल, मैं 10%, 20%, 30% नहीं, 90% की बात कर रहा हूँ। 90% ऑफ द पीपल को उनका विज़न ही क्लियर नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। वो अल्टीमेटली लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, स्पेशली इस एज में जो 18 से लेके 28 तक के बच्चे होते हैं ना, ये 10-15 साल के जो गैप होता है, ये जो पीरियड होता है, इस एज के पीपल को उनका विज़न ही क्लियर नहीं होता है, जिसका इम्पैक्ट उनके ओवर द लाइफ पे होता है। तो सबसे पहले मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके सामने आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके सामने गोल क्लियर होना चाहिए कि उसको फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है। नॉट ओनली देना है, 400 में एटलीस्ट उसको 300, 350, जो भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो जो भी टारगेट करता है। ऑब्वियसली बच्चों, टारगेट हमेशा ऊपर रखना,
टारगेट हमेशा ऊपर रखना जितना तुम चाहते हो कि तुमको आए। जैसे अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि उसको 250 आए तो टारगेट रख दो 300। कोई चाहता है कि हमको 300 आए तो टारगेट रख दो 350। कोई मत चाहना कि उसको 200 आए, क्योंकि भैया अकाउंट्स के बच्चे हैं हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, हम लोग कंजर्वेटिज्म मेथड पढ़े हैं, हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कल का लॉस मेरा आज का लॉस, कल का प्रॉफिट मेरा कल का प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हमको कल मेरे साथ कल कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो उसको हम तब तक अच्छा नहीं मानेंगे जब तक वो मेरे साथ हो नहीं जाता, ठीक है। और अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसको ऐसा मान लेंगे कि वो मेरे साथ बुरा हो चुका है। तो यही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और यही हम लोग को लगाना है। अगर हमको 300 चाहिए ना, तो हम नहीं मानेंगे कि हमको 300 लाना है, हम मानेंगे कि हमको भैया 250 ही आएगा। हमको उस तरह से मेहनत करना है कि हमको 250 से 300 तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हुई एक बात कि भैया टारगेट ऊपर रखो, जितना भी आपको चाहिए, जितना भी आप चाहते हो कि आपको इतना आ जाए आप खुश हो जाओगे, आपको हमेशा टारगेट उससे ऊपर का रखना है और आपको काम भी उससे ऊपर के लिए करना है। ऐसा नहीं कि टारगेट ऊपर के लिए रख दिया और बस हो गया, छोड़ दिए, ठीक है, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ रहे, नहीं भैया। अगर आप 300 के लिए पढ़ोगे तो 250 आएंगे, 220 आएंगे। अगर आप 200 के लिए पढ़ोगे कभी 200 नहीं आएगा, मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। ये सीए एग्जाम का नहीं, ये हर एग्जाम का रूल है। हर एग्जाम का ये रूल है कि भाई आपको आपकी तैयारी के हिसाब से मार्क्स नहीं आते। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हम पढ़ते इतना सारा हैं, रिटेन इतना सारा कर पाते हैं, एग्जाम में जाके डिलीवर इतना सारा कर पाते हैं, और जितना डिलीवर करते हैं सामने वाला उसको इंटरप्रेट करके मार्क्स इतना सारा कर देता है। तो भैया उस समय हमको समझ में नहीं आता कि यार हम तो पढ़े इतना सारा, मार्क्स इतना सारे क्यों हैं? क्योंकि भैया ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। जब एक चीज़ 10 हाथ में जाती है ना, तो थोड़ा 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 कटते हुए जाती है, वो तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि जो लास्ट स्टेज में जो पहुँचे वो अगर ज़्यादा पहुँचे, तो आप जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत बच्चे क्या हो जाता है ना कि हैफेजर्ड वे में सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे उनका अगर सीए फाउंडेशन का एग्जाम है या फिर इंटर का या फिर फाइनल का एग्जाम है, तो वो हैफेजर्ड वे में सब कुछ कर रहे होते हैं। मतलब हैफेजर्ड वे मतलब अभी एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, पढ़ते 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 माइंड चला गया दूसरे सब्जेक्ट, अरे वो पढ़ना बाकी है, उस पर चले गए। दूसरा सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते दिमाग, अरे वो तो हम बीच में छोड़ के आ गए, फिर वहाँ पे चले आए पहले पे, फिर वहाँ से तीसरे सब्जेक्ट पे चले गए, फिर चौथे पे आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ तो रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, टाइम तो लगा रहे हैं पढ़ने में, लेकिन उनका आउटपुट नहीं निकलेगा। वो जो चाहेंगे कि नहीं, मतलब उनके पढ़ने का कुछ आउटपुट दिखे कि उनका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उनका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, वो नहीं दिखेगा। क्योंकि भैया जब टाइम था आपका कंप्लीट करने का, तब तो आप इसको छोड़ के दूसरे पे चले गए थे। फिर जब आप दूसरे में फ्लो गेन कर रहे थे तो बीच में वो फ्लो ब्रेक करके आप तीसरे में आ गए। तो जब तक आप मोमेंटम पकड़ोगे नहीं, आप फ्लो पकड़ोगे नहीं, कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा? तो इसका सोल्यूशन है, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप एक रूटीन बनाओ, आप प्रॉपर प्लानिंग करो। देखो क्या होता है ना, हर जंग जीती जा सकती है, हर एग्जाम टैकल किया जा सकता है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कुछ नहीं है भाई, देखो हम एक बात बता रहे हैं, कुछ नहीं है। सीए का कोई भी एग्जाम, ठीक है, सीए का कोई भी एग्जाम हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास अच्छे से प्लान है। देखो क्या होता है कि एक सामने बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है, सामने बहुत बड़ा सा दरवाज़ा, बहुत मजबूत दरवाज़ा है, और आपको दरवाजे के उस पार निकलना है, वही आपका पास है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिचुएशन समझ लो। तो उस दरवाजे में कभी देखोगे कि किसी दरवाजे में हर तरफ वो चाबी लगाने वाला छेद होता है? नहीं होता है, हर तरफ नहीं होता है। वो कहाँ होता है? वो बस एक जगह कहीं छोटे से कोने में होता है ना। आपको बस वो जगह ढूंढना है। मतलब अगर आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में चाबी है, अगर आप दरवाजे पे हर तरफ ठोक रहे हो, वो चाबी कहीं लगी नहीं रहा है। आपको ढूंढना क्या है? आपको वो छेद ढूंढना है जहां पे आपको चाबी लगा के वो दरवाजा खुल जाना है। इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी। आप उस छेद तक पहुंचोगे कैसे? एग्जाम में वही 6, 7, 8 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के लिए, 10 क्वेश्चन आने, 12 क्वेश्चन आने, लिमिटेड क्वेश्चन आने हैं। आपके सिलेबस में हजारों क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको हजारों क्वेश्चन के दरवाजे के सामने आपको 10 क्वेश्चन का छेद को ढूंढना है।
कि भैया कौन सा आ सकता है, क्या पढ़ लूं मैं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। बस उतना सा करना है। हैफेजेड वे में ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में उतना कुछ रिटेन हो नहीं रहा है, जो एग्जाम में आए उसमें कंफ्यूज होके कुछ भी करके आ गए, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ो, जैसे हम एक सब्जेक्ट उठा लिए अकाउंट्स, हमको अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। हम पहले तो रूटीन बनाएंगे कि हमको अकाउंट्स, मेरे पास अभी जैसे आज 21 सितंबर है, सितंबर के हार्डली 9 दिन बचे हैं, और फिर अक्टूबर का 30 दिन, तो अराउंड 39 डेज 40 डेज मान लो, अभी से 40 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंटर और फाइनल का। तो 40 दिन में हमको ये देखना है कि हम अभी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा कल एग्ज़ाम हो जाए तो हम कितना स्कोर कर पाने के लायक हैं, हम कितना डिजर्व करते हैं, वो है आपका करंट स्टेटस। आप अपना करंट स्टेटस डिटरमिन करो, ठीक है। करंट स्टेटस डिटरमिन कर लिए, उसके बाद आप देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ने में मेरे को मज़ा आ रहा है, मतलब हम उसको पढ़ के बोर नहीं हो रहे, हमको लग रहा है अगर हम इसमें थोड़ा सा काम करेंगे ना तो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसको अलग कर लो। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना उसको एक साइड कर लो, जो भी थोड़ा कम अच्छा लग रहा है उसको एक साइड कर लो, और जो भी सब्जेक्ट होता है, ये कैटेगरी सबके साथ होता है, किसी को कुछ सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सीए में क्या है ना कि हर सब्जेक्ट अलग अलग जॉनर से है, तो हर का अलग अलग टेस्ट है, हर का अलग अलग रेलेवेंस है। तो जिसको जो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैं ये नहीं करूँगा कि थियोरी है, प्रैक्टिकल है वगैरह, जो भी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, अपना एक रूटीन बनाइए, डेली शेड्यूल, जिसमें आपको ये देखना है कि आपको कितने टाइम पढ़ाई को एलोकेट करना है और कितने टाइम में आपको बाकी सारे काम करने हैं। पढ़ाई वाले जो टाइम है उसमें आपको फिर देखना है कि कितना पोर्शन आपको, जो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी कंट्रोल में है उस पर कितना डेडिकेट करना है, और जो वीक है थोड़ा सा, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर कितना ध्यान देना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। हार्डली 3-4 घंटे आप लगाइए, 3-4 घंटे में अच्छा सा रूटीन बन जाएगा। और भैया अगर आपने इस रूटीन को फॉलो नहीं किया, तो आपको पता है कि जो सबसे पहले जो वक्त बर्बाद होगा वो इस रूटीन बनाने में जो वक्त लगा था वो वक्त बर्बाद होगा। अब इस वक्त को, अभी अगर मान लो 3 घंटे में लगा के आप रूटीन बनाते हो और चाहते हो कि ये 3 घंटा बर्बाद ना हो, ये 3 घंटे को काउंट किया जाए, तो सबसे पहले तो आप इस रूटीन को फॉलो करना, या रूटीन ऐसा ही बनाना जिसको फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि मतलब बना तो दिए, एकदम टफ रूटीन बना दिए, एकदम टाइट शेड्यूल बना दिए और फॉलो कुछ कर नहीं रहे, इवन उसका 50% भी फॉलो नहीं कर रहे, तो भैया आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओ, एक रूटीन बनाओ, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लो और उस हिसाब से अपना रूटीन तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे 40 दिन का पीरियड है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा का गैप रखता, लेकिन 40 दिन का पीरियड है, आप 5 दिन अपने रूटीन को फॉलो करो, और 5 दिन के बाद आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इतने जो भी टाइम लगे, आप ये देखो कि आपका जो स्टेटस 5 दिन पहले था उससे कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर वो इम्प्रूवमेंट 10%, 20% है तो ठीक है, चलेगा, काम चलेगा, क्योंकि अभी अपने स्टार्ट ही किया है, आगे जाके ये इंप्रूवमेंट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी अगर स्टार्टिंग में 10 से 20% के बीच में तो वो ठीक है। अगर 10% से कम है तो भैया कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है, इसका मतलब आपने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब आप 10% देख लो कि आपका 10% ग्रोथ हुआ है, जैसे पहले आप 30 मार्क्स पे स्टैंड करते थे, 30 मार्क्स पे स्टैंड करते थे, आप कम से कम 35 पे जा रहे हो, 36 पे, 37 पे जा रहे हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि अब आपको यहाँ से 20 to 30% कैसे एक्सेल करना है अगले 5 दिन में, उस हिसाब से वर्क करो, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, देखो कि आप कहाँ रह जा रहे हो, कहाँ कमी है आप में। अगर कोई चैप्टर हमको समझ नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर का रेफरेंस ढूंढो, आप आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेप को प्लान करना होगा, एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करना होगा, एक एक स्टेप को एनालाइज करना होगा,
प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एनालाइजिंग, यही 3 स्टेप है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, न सिर्फ बनाने के, उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, जब आपका ये सब हो जाता है, ठीक है, जब आपका ये सब हो जाता है, जब आपका एग्ज़ाम से 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से मान लो एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हैं, अभी आपको क्या करना है, 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, हार्डली कुछ बचा है, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब नया नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना नहीं मतलब पढ़ाई छोड़ नहीं देना है, नया नहीं पढ़ना है। हाँ, नया अगर कुछ मिले, जैसे कुछ अमेंडमेंट पता चल गया तो ऑब्वियसली उस अमेंडमेंट को करो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक जिसको आज तक आपने नहीं छुआ, इस डर से कि आपको ये नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे टॉपिक को मत हाथ लगा देना भैया, क्योंकि उस वक्त जो हमारा दिमाग होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। मतलब हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पे रहे, लेकिन भाई उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ भी उसका माइंड में आ गया कि नहीं, हमको ये नहीं आता, मेरे एग्ज़ाम में ये पढ़ना ज़रूरी है, कहीं से उसको सुनने में आ गया कि नहीं, ये एग्ज़ाम पूछेगा, तो भैया आपको जो आता है ना, आप उसमें भी कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। मैं जैसा कि पहले भी कहा था कि सीए का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का एग्ज़ाम होता है, प्रेशर का होता है। जिसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर प्रेशर झेलने की शक्ति है, देखो क्या होता है, पढ़ते हर बच्चे हैं, अगर कोई इंटर लेवल या फाइनल लेवल तक पहुंचा है तो भैया ऐसा हो नहीं सकता कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब दिक्कत क्या आती है, सब तो नहीं पास करेंगे ना, सब तो नहीं पास करेंगे। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि पढ़ने में अच्छा होना, पढ़ना, पढ़ाई करना, पढ़ के जाना, एग्जाम हॉल में पढ़ के जाना और एग्जाम हॉल में डिलीवर कर पाना, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। बच्चे वहीं पे पास और फेल करते हैं, पढ़ते सब हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो डिलीवर कर देते हैं वो पास कर जाते हैं, जो डिलीवर नहीं करते वो फेल कर जाते हैं। और ये डिलीवरी वाला जो पार्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने जो पढ़ के गया हो वो एग्जाम क्वेश्चन ही नहीं आया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो आप छोड़ के आए थे। 100% सिलेबस कवरेज तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है हमारे सीए फाइनल में, तो ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उतना ही पढ़ो जितना, आप जितना भी पढ़ो ना उस पर कंट्रोल रखो, सबसे पहली बात। और जैसे कुछ हम नहीं पढ़े, जैसे कि कोई टॉपिक है जो हम छोड़ दिए, जैसे कि मैंने भी हर सब्जेक्ट में एक कॉल लिया था, जब मैं फाइनल पढ़ रहा था तो हर सब्जेक्ट में कॉल लिया था। और मैंने कॉल भी ऐसा लिया था कि जो चैप्टर मैं ड्रॉप कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जिसको भी मैं बता रहा हूँ भाई मैंने ये चैप्टर छोड़ दिए, वो शॉक हो जाता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एफआर से स्टार्ट करता हूँ, पहला सब्जेक्ट एफआर है, मैंने एफआर में अमलगमेशन छोड़ दिया। और हाँ, एक बात बता दूं कि मैंने जो चैप्टर छोड़े ना, वो छोड़ने का ऐसा बिल्कुल भी रीज़न नहीं था कि वो मेरे को आता नहीं था या वो उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। और ये रिकमेंडेड है, ये आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ तो आप लोग इसको फॉलो करना। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉलो करोगे तभी ऐसा अच्छा कुछ होगा कुछ, बट मैंने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने एफआर में अमलगमेशन छोड़ दिया था, जो कि आप जानते हो, आप सभी जानते हो ना, अमालगमेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। मैंने छोड़ दिया। मैंने एसएफएम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट छोड़ दिया, पढ़ा हुआ था मेरा वो चैप्टर, मैंने छोड़ दिया। तीसरा, ऑडिट में मैंने टैक्स ऑडिट वाला जो पोर्शन था वो सब छोड़ दिया, टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, ये सब छोड़ दिया। लॉ में मैंने लॉ का जो चैप्टर था ना, ये फेमा छोड़ दिया मैंने। कॉस्ट में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दिया, जबकि ये सब मेरा अच्छे से किया हुआ चैप्टर था, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ स्ट्रैटेजी मैंने ये सब छोड़ा। अब मैं बताऊंगा किसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी। आरएम मेरा इलेक्टिव था तो उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। और उसके बाद जो हमारा जीएसटी वाला पोर्शन आता है, जीएसटी में मैंने कस्टम ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट। और इनकम टैक्स में मेरा जो ये इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला है ना, इसमें मैंने ये डीटीए वगैरह बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिया था।
मैंने जो छोड़ा, क्या मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुझे आता नहीं था, या मुझे भाई जब समझने के लिए इतना कुछ समझ गए तो ये भी क्यों नहीं समझ सकते हैं? इंटरेस्ट भी था, आता भी था, पढ़ भी सकते थे, मैंने क्यों छोड़ा? स्ट्रैटेजी। पहला बात ये, पहला स्ट्रैटेजी के पीछे का जो पहला रीज़न था वो ये था कि अमलगमेशन की एग्जांपल ले लूँ। अमलगमेशन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहली बात, जब मैं वो पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब नॉर्मली कम से कम 2-3 दिन चाहिए मुझे अमलगमेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक, मानते हो सब लोग? दूसरी बात, एग्जाम से एक दिन पहले वाला जो टाइम होता है, हर एग्जाम में एक दिन का गैप होता है ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले का जो टाइम होता है उसमें अमलगमेशन को रिवाइज करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। मानते हो? तीसरी बात, एग्जाम में अमलगमेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पता है, या तो अमलगमेशन आएगा, इंटरनल लिगेशन, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा, पक्का है, पक्का है ना। वहां पे अगर मैं वो करने लग जाऊंगा तो वहां पे मेरा कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट मेरा वहां पे जाना है। मानते हो? 3 जगह पे मेरा टाइम सबसे ज्यादा जाएगा। अगर मैं अमलगमेशन छोड़ देता हूं, मेरा यह सबसे पहले तो 2-3 दिन बचा, मैं वहां पे कुछ और पढ़ सकता हूं जो 80 मार्क्स वेटेज कवर करेगा। 20 मार्क्स का मान लो अमलगमेशन आता है, 80 मार्क्स कवर करेगा। दूसरी बात, मेरा एग्जाम से एक दिन पहले 4 से 5 घंटा बचेगा ना। और आपको सबको पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले के 4-5 घंटे का कितना वैल्यू होता है। और एग्जाम के दौरान, एग्जाम के ड्यूरिंग क्या होगा? एग्जाम के ड्यूरिंग भैया एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। अब अगर मान लो मैंने अमलगमेशन कर रखा है, मुझे पता है कि मुझे अमलगमेशन करना है, ऐसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैंने क्या कुछ छोड़ा है कि नहीं, तो मुझे मेरे सामने अगर 6 क्वेश्चन है और उसमें से मुझे कोई 5 करना है, तो कौन सा एक मुझे नहीं करना है ये जानने के लिए मुझे पहले 6 को पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा अच्छा ये मुझे कम आता है इसलिए मैं इसको छोड़ दूं। पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें मेरा टाइम जाएगा ना। देखो क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि इलेक्टिव पेपर जो होता है ना वो ईजी होता है, या जब इंसान के पास ऑप्शन होता है ना तो वो ईजी कर देता है चीज़ों को, हालांकि ऐसा है नहीं। ऑप्शन और ज़्यादा मुश्किल कर देता है। जब इंसान के पास ऑप्शन हो जाता है ना कि वो या तो ये कर सकता है या तो वो कर सकता है, ये करे या वो करे, तो भैया इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि आप कंफ्यूजन में अच्छे डिसीजन ही लो, सही डिसीजन ही लो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत डिसीजन लेके आ जाते हो। तो मैंने पहले सोच लिया था अमलगमेशन छोड़ना है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था ना कि ये चीज़ का कि भैया हमको टाइम ही नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि हमको कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मेरा वहाँ पे टाइम बच गया। मेरे को पता है कि 5 क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन में एक अमलगमेशन का, उसको हटाओ। 5 क्वेश्चन बचे, 5 करना ही करना है। अब तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ पे तुमको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाता है। तो जस्ट फॉर द सेविंग ऑफ टाइम, ये कितना बड़ा रिवॉर्ड हो गया आपके लिए। रिस्क है, मैं यहाँ पे एग्जाम के बाद आपका अमलगमेशन काम आएगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, आपके आगे के करियर में काम आएगा, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अमलगमेशन की नॉलेज ना रखो, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नॉलेज ना रखो, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की नॉलेज ना रखो। आप नॉलेज रखो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपका विज़न, आपका मिशन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस, आपका एम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद की ज़िंदगी में उसके बाद में देख सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद की ज़िंदगी भी तभी होगी जब आप सीए बनोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने जो अमलगमेशन या फिर जो भी डिस्कशन किया वो मैंने फाइनल के सब्जेक्ट्स को लेके की, सेम इंटर वाले बच्चों के लिए भी और सेम फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी है। अच्छे से एनालाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, टाइम को मैनेज करो। और भैया उम्मीद है कि मैंने अभी तक समझाया होगा आपको अच्छे से कि किस तरह से मैंने काम किया था। ये आपको भी हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। एक चीज़ मैं बस और बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा नवंबर का अटेम्प्ट होता है ना, जैसे कि मैंने कहा, ये फेस्टिवल का अटेम्प्ट होता है। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाले, फिर दिवाली है, फिर छठ आएगा, बहुत सारे। और जो स्पेशली यूपी बिहार के बच्चे हैं उनके लिए तो छठ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, मेरे लिए खुद ही बहुत मायने रखती है। तो ये फेस्टिवल का अटेम्प्ट है। बट एक बात पता है, जिस दिन आप सीए में रजिस्टर कराए ना, जिस दिन आपने सीए में रजिस्ट्रेशन कराया था,
आपको पता नहीं था, आपने एक वो त्याग पत्र साइन किया था। त्याग पत्र जानते हो? लेटर ऑफ सेक्रीफाइस। आपने एक सेक्रीफाइस लेटर साइन किया था जिस पे आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सब कुछ ताक पे रख दिया था। आपकी खुशी, आपकी मस्ती, आपकी एंजॉयमेंट, आपके पार्टी, आपके फैमिली, आपके फंक्शन, आपके फेस्टिवल्स और वो तमाम चीज़ें जिनसे आप खुश तो होते हो, लेकिन वो आपका वक्त मांगती है। आप अपना सब कुछ किसको समर्पित कर दिए? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। और सक्सेस वही पाया है, कामयाबी उसी को मिली है जिसने इस त्याग पत्र का अच्छे से पालन किया। जिसने भी खंडन किया, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस कर देगा कि आपने ब्रीच कर दिया, नहीं, बस कामयाबी आपसे थोड़ी दूर हो जाएगी। सक्सेस थोड़ा सा और लेट लगा देगा आपके पास आने में। तो इस बात को समझिए। आपको लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा कोई लेटर वेटर तो साइन करनी है। भैया आपने किया है, आपको पता नहीं है लेकिन आपने किया है। फेस्टिवल्स का टाइम आता है, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दुर्गा पूजा में लोग घूमेंगे, पेंडोल हॉपिंग करेंगे, दिवाली मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। भैया एग्ज़ाम की बात करेंगे ना, एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। फेस्टिवल तो हर साल आते हैं ना। तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं सब जैसे बोलते हैं वैसे ही जेन्युइनली कह रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। और ना सिर्फ फेस्टिवल्स, हर वो चीज़ अपने से दूर कर देना जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करता हो। स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं एग्ज़ाम से 2-3 महीने तो पहले तो अपने सोशल मीडिया से 1 हैंड डिस्टेंस नहीं, 1 मील डिस्टेंस बना लेता था। हाँ ये सच है, बिल्कुल सच है। अब अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं चाहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़ोन रखिए, आजकल बहुत काम आता है फ़ोन, रेगुलर अपडेट्स के लिए रखिए। कुछ अगर उसमें सर्च कीजिए तो आपके काम की चीज़ें सर्च कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप्स इतने सारे बने हुए हैं जिसमें आपको बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मिलते हैं, समरीज मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, उस सब का यूज़ कीजिए। हर वो चीज़ का यूज़ कीजिए ना जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और हर उस चीज़ से दूर रहिए जो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको आपकी मंजिल से वो दूर कर दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है ना, शॉर्ट टर्म प्लेजर, ये अक्सर लॉन्ग टर्म पेन देके जाती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन। शॉर्ट टर्म प्लेजर तो सबको लगता है यार क्या मज़ा आ गया रील्स देख के, क्या मज़ा आ गया यूट्यूब चला के, क्या मज़ा, अरे ऐसे कैसे, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। अरे भैया बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए। आप बच्चे हैं, आप नादान हैं, आपको समझ नहीं आएगा कब आप 2 मिनट का इंटरटेनमेंट आपका 2 घंटा ले चुका होगा। आप बैलेंस करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे हटा देना सही नहीं है, ऐसे ख़त्म कर देना, बंद कर देना सही नहीं है, तो मैनेज कीजिए ना, मैनेज कीजिए। मैंने क्या कहा कि आप देखो कि आपके पास टाइम कितना है। 24 घंटे का टाइम होता है ना दिन में। अब देख लो, अपना स्टडी टाइम साइड कर लो, बाकी के टाइम अपने मैनेज कर लो। खाते टाइम देख लो या सोते टाइम देख लो या कुछ भी करते टाइम देख लो, मतलब पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप हटा ही दो। अगर आपके अंदर वो कंट्रोल करने की पावर नहीं है तो आप हटा ही दो, निश्चिंत रहो यार, पूरा फोकस लगा दो पढ़ाई पे। एक बार ये क्लियर हो जाएगा ना, अगर वो बच्चे, अगर मैं जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, अगर वो बच्चे फाउंडेशन में, भैया आप एक भीड़ का हिस्सा हो। मैं ये स्पेशली फाउंडेशन के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आप एक भीड़ हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने एक फ़िल्टर लगा के रखा है, उस फिल्टर का नाम है फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन। जो इसको क्लियर करेगा, जो इसको पास करेगा ना, इंस्टीट्यूट उसका वार्म वेलकम कर रही है कि आइए, यू आर सीए मटीरियल। वो आपको सीए बनने लायक समझ रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 11th 12th सब पास कर जाते हैं, सीए फाउंडेशन पास करना सबके बस की बात नहीं है।
अगर आप सीए फाउंडेशन पास कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप में सीए बनने के सारे गुण हैं, तब आप कर रहे हो। और जब आप सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे ना, नॉलेज का समंदर दिखेगा आपको। जब आप इंटर में जाओगे, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, जब आप फाइनल में जाओगे, आपके सामने एकदम भरा पड़ा एकदम नॉलेज से ज्ञान, अलग अलग चीज़ों से ज्ञान, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट, कॉस्टिंग, हर तरफ का ज्ञान। और सीरियसली अगर आप सीए मन से बनना चाह रहे हो ना, एकदम डेस्परेटली बनना चाह रहे हो, तो भैया मार्क माय वर्ड, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि यार लगेगा कि हाँ मतलब मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ। नहीं तो भैया 11-12 तो बहुत लोग करते हैं, हज़ारों लोग करते हैं, हज़ारों लोग नहीं आते सीए में। आते भी तो हज़ारों लोग फाउंडेशन क्लियर करके अब नहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं सीए में। तो अभी पूरे जान झोंक दो फाउंडेशन क्लियर करने में। और इंटर के बच्चों के से मेरी तो बस इतनी सी गुजारिश है कि भाई एक कदम दूर हैं आप जन्नत के दरवाजे से। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकलशिप को भी मैं जन्नत बुला रहा हूँ। बहुत बच्चों को वो जहन्नुम भी लगता है, लेकिन वो जहन्नुम है नहीं। असली मायने में जो सीए बनते हैं वो वही बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए, फिर एटलीस्ट 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा भाई। हाँ, अगर आपने सीएस या सीएमए नहीं कर रहे हो तो 3 साल तक आईसीए आपको नहीं टॉर्चर करेगा, 3 साल तक रहने देगा। उस 3 साल में आप असली सीए बनोगे। ठीक है, उसके बाद बस एक एग्ज़ाम पार करो और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीए। तो बस एक स्टेप है, दूर करिए, ख़त्म करिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। ठीक है, बाकी फाइनल के बच्चों के लिए क्या कहूँ, आप लोग तो ऑलमोस्ट मेरे जैसे ही हो। बस मैंने उस लेवल को पार कर लिया और आप बस उस लेवल को पार करने जा रहे हो, मेरे जैसे ही हो भाई। मज़ा आ जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है जिस दिन बनोगे ना, एकदम क्या बताएं, बता नहीं सकते। लिटरली लगेगा कि एकदम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, स्वर्ग में खड़े हैं। हर चीज़ छोटी लगने लगेगी, हर खुशी, दुनिया की हर खुशी छोटी लगने लगेगी उस खुशी के सामने जिस दिन फाइनल का रिजल्ट आएगा और पास देखोगे। मैंने अपने जर्नी वाले वीडियो में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि मुझे कैसा लगा था। तो फाइनल वाले बच्चों, मेरे दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं है आप में और मेरे में। टेंशन ऐसा नहीं है कि टेंशन ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, सारा टेंशन खत्म। टेंशन नहीं ख़त्म होगा भाई, टेंशन तो उल्टा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। पर हाँ, वो जो पढ़ने वाला प्रेशर होता है ना, पढ़ने वाला टेंशन होता है, वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि यार आप पढ़ो। वो जो रिलीफ होता है ना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। आए दिन इंस्टीट्यूट मेल करते रहेगा, डियर मेंबर, डियर मेंबर। तो डियर मेंबर सुनने का मज़ा ही कुछ और है यार, डियर स्टूडेंट के बाद। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जब इतना दूर तक आ गए हैं, फाइनल तक आ गए हैं, एक कदम और, एक कदम और। हर वो चीज़ को हटा दो अपने पास से, हर वो चीज़ को निकाल दो, हटा दो, एकदम दूर फेंक दो, नहीं चाहिए, जो आपको आपकी डिग्री से दूर कर रहा है। ठीक है, बस एक कदम और चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आप सबसे हमारी मुलाकात जारी रहेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अगले वीडियो में कभी डालूंगा कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, मार्क्स का वेटेज वगैरह। मेरे से जो हो सकेगा मैं अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी हमसे बात करना और हमारी बातें अच्छी लगती हों, हमारी बातों से आपको ज़रा सा भी फ़र्क पड़ता हो, अगर कुछ भी अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आगे के वीडियोस भी देखते रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये सब हालांकि मुझे बोलना अच्छे से आता नहीं है,
बट सपोर्ट करिए, ठीक है, थोड़ा सा प्यार दिखाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।